हेलो दोस्तों, ये है पाठ लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का तीसरा भाग। आज के वीडियो में हम धर्म और राजनीति पर चर्चा करेंगे और हम लैंगिक असमानताओं और राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इसी के साथ साथ इस धर्म का राजनीतिकरण भी हो जाता है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदू या इस्लाम धर्म को आधार मानकर राजनीति की नींव खड़ी की जाए, बल्कि उनका मानना था कि राजनीति का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए और राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। दोस्तों, यह बात मानी जा सकती है कि अगर अलग-अलग धर्मों के अच्छे विचार, अच्छे आदर्श और मूल्य राजनीति में हो तो देश का कल्याण होगा। लोकतांत्रिक शासन में हर व्यक्ति को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और न्याय संगत मांगों को राजनीति में जोर शोर से उठाने का अधिकार होना चाहिए। हर किसी की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए। दोस्तों, राजनीति के मामले में धर्म सांप्रदायिकता का रूप भी ले लेता है। राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में खड़ा हो जाता है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष की विशिष्टता के लिए की जाती है। राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्ष पोषण करती है, यानी कि सपोर्ट करने लगती है। किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्म वाले लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं और हिंसात्मक तनाव पैदा करते हैं। दोस्तों, इन सभी स्थितियों में धर्म सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। दोस्तों, सांप्रदायिकता को अंग्रेजी में कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर दूसरे शब्दों में देखें तो जब हम यह कहना शुरू करते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति जन्म लेती है। दोस्तों, यह तो निश्चित सी बात है कि अलग-अलग धर्म समुदायों के लोगों के हित अलग-अलग होंगे और उनमें तनाव की गुंजाइश भी अधिक होगी। जब समुदाय विशेष की सोच उग्र होने लगती है तो यह तनाव भी उग्र हो जाता है और हिंसात्मक विरोध शुरू हो जाते हैं। इसके कारण विचार पनपने लगते हैं कि एक राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर दूसरे धर्म समुदाय के लोग नहीं होने चाहिए। इस मानसिकता के अनुसार दूसरे धर्म के लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि या तो वे अपना अलग राष्ट्र यानी कि नेशन स्टेट बनाएं या उसके धर्म के वर्चस्व को स्वीकार करें और उस पर थोपे गए निर्देश का निर्वहन करें। दोस्तों, इस तरह की अवधारणा बहुत ही गलत है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच, अपनी अलग मान्यताएं होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सांप्रदायिकता किस किस रूप में हमारे सामने आती है। दोस्तों, सांप्रदायिकता की सोच अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि वह बहुसंख्यावाद बनाए रखें, यानी कि मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस बनाए रखें। दोस्तों, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति गोलबंदी यानी कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके अंतर्गत पवित्र प्रतीकों यानी कि सेक्रेड सिंबल्स को, धर्म गुरुओं को और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता है। मतदान के दौरान किसी खास धर्म के अनुयायियों को किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। और दोस्तों, आखिर में हम सांप्रदायिकता का
भयानक रूप तब देखते हैं जब संप्रदाय के आधार हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। इन सभी रूपों में हम राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप को देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा किस प्रकार है। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं को सांप्रदायिकता की इस भयानक चेहरे की परिकल्पना पहले से ही हो गई। यह इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भारत में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए भारत में शासन का धर्मनिरपेक्ष मॉडल चुना गया और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर देश बना। दोस्तों, हमारे संविधान में ऐसे कई उपबंध किए गए हैं जो कि हमारे धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करते हैं। दोस्तों, भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ हमारा संविधान हर नागरिक को यह स्वतंत्रता देता है कि वह अपने विश्वास से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उससे मान सकते हैं। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक है। और दोस्तों, संविधान के अनुसार धार्मिक समुदायों में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में भी दखल दी जा सकती है। दोस्तों, यह धर्मनिरपेक्षता केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि संविधान की बुनियाद है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। दोस्तों, सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में इस असमानता को करीब से देखा जा सकता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। दोस्तों, अगर आप समाज की संरचना को देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि परिवारों में यह भावना घर कर जाती है कि भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने तक ही सीमित होती है और पुरुषों का काम होता है कि वो बाहर जाकर पैसे कमाएं। दोस्तों, इसकी पुष्टि श्रम के लैंगिक विभाजन यानी कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से हो जाती है। आप सभी परिवारों में इस चीज को देख सकते हैं। महिलाओं का कार्य क्षेत्र केवल घर के अंदर तक ही सीमित रहता है। वह घर में कई काम करती है, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े साफ करना, बच्चों का पालन पोषण करना, लेकिन इन कामों के लिए उन्हें कोई जीविका नहीं मिलती। दोस्तों, पुरुष भी इन कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों के दिमाग में यह विचारधारा घर बना चुकी है कि औरतों का जन्म इन्हीं कार्यों के लिए हुआ है। लेकिन जब इसी तरह के कामों के लिए पैसा मिलता है तो वहाँ पुरुष खुशी खुशी इन कार्यों को करते हैं। ऐसा कार्य करने में वे अपने को हीन नहीं समझते। दोस्तों, लैंगिक असमानता का एक रूप यह भी है कि एक ही तरह के कार्यों के लिए पुरुषों और औरतों को अलग अलग वेतन दिया जाता है, जिसमें औरतों का वेतन पुरुषों से बहुत कम होता है। दोस्तों, फिर भी आधुनिक दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। दोस्तों, अगर मैं हिंदी का शब्द कृषि या फिर अंग्रेजी का शब्द फार्मर बोलूं तो आपके मन में एक पुरुष किसान की आकृति बन जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल 40% भागीदारी है, यानी कि हमारे कृषि प्रधान देश में महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। आज की तारीख में कुल पुरुष कामगारों में 53% पुरुष और महिला कामगारों में 75% महिलाएं कृषि क्षेत्र में हैं। तो दोस्तों, हमें इससे यह पता चलता है कि भारत के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कृषि में महिलाओं की भागीदारी कुछ कम नहीं है। लेकिन फिर भी यह विडंबना देखिए कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मेहनताना नहीं दिया जाता।
इस तरह के शोषण के विरुद्ध महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। महिला आंदोलन इसी कड़ी का सिलसिला है। दोस्तों, महिलाओं को अपना हक प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। धीरे धीरे राजनीति में मुद्दे उठे और महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में अवसर प्राप्त होने लगा। सबसे पहले 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार यानी कि मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। धीरे धीरे महिलाओं को वोट का अधिकार और अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी प्राप्त होने लगा। आज हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति देखते हैं। महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में दिखाई देती हैं। लेकिन इस सब में भारत की स्थिति किस तरह है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, भारत में तस्वीर अभी भी उतनी संतोषजनक नहीं है। हमारा समाज आज भी पितृ प्रधान है और औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। दोस्तों, भारत में महिलाओं का साक्षरता दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों का 76%। शिक्षा में लड़कियों के इस पिछड़ेपन के कारण अब भी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी और ऊंचे ओहदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। दोस्तों, एक सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती है, जबकि एक पुरुष औसतन रोज 6 घंटे ही काम करता है। औरतों का ज्यादातर काम घर की 4 दीवारी के अंदर होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, ना ही उन्हें इस काम के पैसे मिलते हैं। लेकिन पुरुषों को अपने काम के लिए पैसे मिलते हैं, इसलिए उनका काम ज्यादा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, लैंगिक असमानता का एक बहुत ही दुखदाई पहलू है कि माँ बाप केवल लड़के की ही चाह करते हैं और लड़की को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। दोस्तों, औरतों के प्रति समाज में इस घटिया नजरिए के कारण महिला आंदोलनों की शुरुआत हुई। महिला आंदोलन की मुख्य मांग सत्ता में भागीदारी की है। औरतों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जब तक औरतों को सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। राजनीति के गलियारों में यह बहस छिड़ गई कि अगर लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे उत्तम तरीका यही होगा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। दोस्तों, विक्टर ह्यूगो ने इस संदर्भ में लिखा है, पुरुषों के पास दृष्टि होती है और स्त्रियों के पास अंतर्दृष्टि, इसलिए वे चीजों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक देख सकती हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का पाठ खत्म करते हैं। मुझे आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक नजर डालते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने धर्म और राजनीति पर चर्चा करी। हमने जाना कि लैंगिक असमानता क्या है और राजनीति पर इसका क्या प्रभाव है। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति में से पाठ 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।